नमस्ते। मुझे याद है कि बचपन में हमने पढ़ा था, इतिहास भूगोल पर निर्भर करता है और मैं इस बात से सहमत हूँ। परंतु अब मैं सोचती हूँ, इतिहास 2 और चीज़ों पर भी निर्भर करता है और वो है कि हमने प्रकृति को कितना समझा है और उसे कितना आत्मसात किया है। वो गर्मियों के दिन थे। जमीन सुबह से देर रात तक आग उगल रही थी। स्कूल में 2 महीने की छुट्टियां थी और ललिता अपनी सुबह की उल्टियों से परेशान थी। उसकी प्रेगनेंसी पूरी गली की चर्चा का विषय बनी हुई थी। हर किसी के पास उसे ज्ञान देने के लिए कुछ ना कुछ था। उसे खाने से लेकर वो क्या पढ़ती है पर पूरे मोहल्ले की नजर थी। उसकी सास अच्छी इंसान थी, परंतु वो दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाने वाली औरत भी थी। एक दिन वो सुबह नाश्ता कर रही थी। सास जल्दी से दौड़कर आई और उन्होंने उसके पराठे पे बहुत सारा घी उड़ेल दिया और कहा, पिछले दिन पड़ोसन ने मुझे बताया था कि घी खाने से उसकी डिलीवरी आसानी से हो जाएगी। लोलिता को घी देखने भर से इतनी मितली हुई कि उसे बाथरूम भागना पड़ा। लोलिता को लगता था कि सास की नजरें सारा दिन उसका पीछा कर रही हैं। उसके पास स्वयं के लिए कोई स्थान नहीं था। उसके भीतर एक ज्वालामुखी भभक रहा था, जिसके फट जाने का खतरा हमेशा बना रहता था। उन 2 महीनों में उसने स्वयं को बहुत असहाय पाया। दुष्यंत किसी भी कीमत पर अपनी मां की शिकायत नहीं सुनना चाहता था। उसने कहा, मैं मां के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा। मैंने तुम्हें पहले ही कह दिया था, मुझे इस घर में शांति चाहिए और मुझे काम करना है। समझ गई ना? पिता ने उसे पहले ही चेतावनी दे दी थी। मां की अपनी मजबूरियां कम नहीं थी। वो बस अपनी भावनाओं को दबाने और बाथरूम में जाकर रोने तक की अस्त व्यस्तता में उलझी थी। स्कूल दोबारा खुल गए थे और वो जाने के लिए तैयार थी। तभी सास कमरे में आई और कहा, नौकरी छोड़कर आराम क्यों नहीं करती? तुम्हारे पैसे की किसी को कोई जरूरत नहीं है और यदि तुम इस हालत में काम करती रही तो तुम्हारी तबीयत और खराब हो सकती है। लोलिता को समझ नहीं आया कि वो इस बात का क्या जवाब दे। कैसे समझाए कि पढ़ाना और सीखना अपने आप में कितना संतोषप्रद होता है। वो कुछ क्षण चुपचाप अपने भीतर ज्वालामुखी को समेटे खड़ी रही। इस माहौल में घर रहने की संभावना उसे स्कूल जाने से कहीं अधिक बदतर लगी और अचानक फट पड़ी। बच्चे दुनिया भर में हर पल जन्म ले रहे हैं। मैं नहीं चाहती हर ऐरा गैरी नत्थु खैरी मुझे आकर सलाह दे। मैं वही करूंगी जो डॉक्टर कहेगा, और डॉक्टर ने मुझे आराम करने की सलाह नहीं दी। यह घोषणा किसी महायुद्ध की घोषणा से कम नहीं थी। उस दिन स्कूल के पुस्तकालय में उसे एक किताब मिली, प्रेगनेंसी और चाइल्ड केयर। और विश्वास कीजिए, उन दिनों जब खबरें रेडियो पर सुनते थे और स्कूल के पुस्तकालय में 200 से अधिक पुस्तकें नहीं होती थी, ये पुस्तक उसके लिए किसी खजाने से कम नहीं थी। वो अपनी सास का अपमान नहीं करना चाहती थी, पर जानती थी उन्होंने यही महसूस किया था। पहले उसने उनकी स्कूल न जाने की सलाह नहीं मानी थी और अब अंग्रेजी में किताब पढ़कर वो उनके पूरे अनुभव को, उनके अस्तित्व को चुनौती दे रही थी। उन्हें लग रहा था जैसे उनका पूरा बुढ़ापा संकट में आ गया है। ललिता पुरानी संस्कृति के सारे नियम तोड़ रही थी। अब वो उनके हिसाब से वैसी लड़की नहीं थी जो परिवार को जोड़े रखती है। अब वो घर के बड़ों के विचारों की परवाह ना करने वाली खतरनाक लड़की थी। शिक्षा ने उसे पर दे दिए थे और अब वो वही करेगी जो उसका मन करेगा। दुष्यंत और ससुर जी घर की गर्म होती हवाओं की तपन महसूस कर रहे थे, पर उन्होंने औरतों के मामले में दखल अंदाजी ना करना बेहतर समझा। अब वो और उसकी सास तभी बात करते जब आवश्यकता होती, परंतु जल्दी ही उसकी सास का रंग पीला पड़ने लगा और ललिता को
अपराध भाव सताने लगा। वो अपने पति को दिया वचन नहीं निभा पा रही थी। बचपन में सुनी बुरी बहुओं की सारी कहानियां उसे याद आ रही थी। वो अपनी ही नजरों में गिर रही थी। उसे लग रहा था उसमें सहन शक्ति और सहानुभूति की कमी है। एडम की ईव को सेब ने ललचाया था और उसे अपने सही गलत के चुनाव के तरीकों ने, और ये पाप था। सर्दियों में उसने बेटी को घर में ही जन्म दिया, क्योंकि सास की आत्मा अस्पताल के नाम से ही कांप जाती थी और घर के पुरुषों ने अनुभवी स्त्री के सामने घुटने टेक दिए थे। पहली बार नन्ही बेटी को गोद में उठाते हुए सास ने स्नेह से कहा, बेटी होना भी कितना अच्छा होता है, वो घर को भर देती है। और तुम फिक्र मत करो, अगली बार लड़का होगा। लोलिता ने वितृष्णा से अपना मुंह घुमा लिया। लोग उससे मिलने आ रहे थे। कमरे के बाहर वरांडे में ससुर जी किसी से कह रहे थे, भाई एक लड़की तो ठीक है, पर ये भी कहीं अपनी मां की तरह 6 बेटियां ना जन दे। सुनकर लोलिता के आंसू नहीं रुक रहे थे। उसका जीवन अपनी मां के जीवन से अलग कहां था। रात को उसने अपने पति से पूछा, आप खुश है ना? हाँ, तुम क्यों पूछ रही हो? क्योंकि ये लड़की है। कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं इसका खर्चा उठा सकता हूं। हाँ, पर मैं ये जरूर चाहता हूं कि अगर ये तुम्हारी तरह गोरी होती तो और भी सुंदर होती। वो अपने पापा को ज्यादा पसंद करती है। दुष्यंत ने मुस्कुराकर बेटी को अपनी गोदी में ले लिया। तुम चिंतित हो? लोलिता ने कहा। नहीं, दुष्यंत ने कहा, पर वो जानती थी यहां कुछ तो गड़बड़ थी। बेटी के नाम संस्करण का दिन आ पहुंचा था और वो अभी तक नाम पर एकमत नहीं हुए थे। मेहमान अभी धीरे धीरे आ ही रहे थे कि दुष्यंत कमरे में कुछ लेने के लिए आए। वो बच्ची को दूध पिला रही थी और उसने उसको मुस्कुरा कर देखा। दुष्यंत ने भरपूर स्नेह से वो मुस्कुराहट लौटा दी। खुश? लोलिता ने पूछा। आज तो हूं, इसका नाम रखने का हक है मेरे पास। और एक दिन ये अपने ससुराल चली जाएगी और मेरे इस पर से सारे अधिकार छिन जाएंगे। फिर मैं इसके ससुराल वालों के सामने सिर झुकाकर खड़ा रहूंगा। इसके साथ ही उसने सिर झुकाने का अभिनय किया। लोलिता की छाती में ये तीर सा गड़ गया। दुष्यंत के कमरे से निकलने के बाद उसने शांति की सांस ली। नामकरण संस्कार चल रहा था जब पंडित जी ने पूछा, तो दुष्यंत, आपने क्या नाम सोचा है? इससे पहले कि दुष्यंत कुछ कहते, लोलिता ने पूरी शांति से कहा, अग्नि। बहुत सुंदर। पंडित जी ने कहा, अग्नि रोशनी देती है, ये गृहस्थ की आवश्यकता है, यह शुद्ध है, यह हमारी प्रकृति पर विजय का आरंभ है। यदि इसका सम्मान ना करो तो ये जला देती है। ये अपने मार्ग की सभी बाधाओं को नष्ट कर नए जीवन का मार्ग बनाती है। बहुत अच्छे लोलिता।